अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद महीनों से एक पर्टिकुलर किस्म का क्राइसिस है और बहुत सारे लोग इस फाइनेंशियल क्राइसिस को एनर्जी की क्राइसिस से भी ताबीर करते हैं। दुनिया में देखा जा रहा है कि जो कोल की प्राइसेस हैं उसने काइंड ऑफ ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है। व्हेन यू लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस, वो भी जो हैं थमने रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन हम बातचीत करेंगे एनर्जी मिक्स के ऊपर। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स, पाकिस्तान की एनर्जी की प्रोफाइल कैसी है, और इस टॉपिक के साथ साथ जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्स में, इनकम टैक्स में कोई तीसरी तरमीम है। 1 महीना होने को आया है, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कंसर्न्स, बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग के मसाइल हैं। सो एनर्जी को हमारे साथ डिस्कस करेंगे वाजिद। ही इज़ टू मी ही इज़ एन एनर्जी एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। वाजिद, पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी बताएं कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का मिक्स है, एनर्जी की प्रोफाइल है, वो क्या है। हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप एजुकेट भी करें कि थर्ड कोल के लिए बहुत कुछ बेचा गया था, कहा गया था कि पाकिस्तान की 50 साल की खुशियाँ जो हैं वो थर्ड कोल रिजर्व्स में बंद हैं। पाकिस्तान के ज़खायर इतने हैं कि वो दुनिया को इतने सालों तक पाल सकता है। अब जबकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोल की प्राइसेस जो हैं वो आसमान पे हैं। चाइना 2-3 दिन के लिए बार बार बंद भी हुआ। टाइम एंड अगेन ये हमने कोल लेड एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज़ देखे। सो वी वुड वांट टू हैव योर एक्सपर्ट ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ दिस क्राइसिस ग्लोबली, एंड पाकिस्तान में जो एनर्जी मिक्स है वो क्या है, और हमारे थर्ड कोल के रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। जी, थैंक यू सो मच सानी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल एनर्जी मिक्स है, तो इसके अंदर तकरीबन 20% की जो हमारी जनरेशन है वो कोल से होती है, और बाकी तकरीबन जो है 46% जो है 40% के करीब जो है वो तकरीबन गैस से होती है। इसमें जो नेचुरल गैस है वो तकरीबन 20% है और बाकी RLNG है, और फिर बाकी आ जाते हैं ऑयल या एज इन फर्नेस ऑयल और हाइडल और न्यूक्लियर, और अगर आप रिन्यूएबल का चंक देखें वो बहुत ही माइन्यूट सा अबाउट 3% है। अच्छा, जो दुनिया भर में हमने अब तक देखा आया है, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक स्टार्टेड ईजिंग एंड इकोनॉमी स्टार्टेड ओपनिंग अप, तो हमने अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में स्पाइक देखा है, चाहे वो एनर्जी बेस्ड कमोडिटी हो, चाहे वो इनपुट बेस्ड कमोडिटी हो। तो हमें स्टील की प्राइसेस हो गई, कॉपर प्राइसेस हो गई, कोल प्राइसेस हो गई, फर्नेस ऑयल प्राइसेस हो गई, या इवन RLNG प्राइसेस हो गई, उनमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइक दिखा है। और हमने RLNG को ऐसे लेवल्स पे जाते देखा है कि अगर आप उसको बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $230 पर बैरल उसकी वैल्यू बनती है, जो $40 पर MMBTU RLNG की प्राइस होती है। अब अभी के मामले में अगर आप कंपेयर करें कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ जनरेशन कितनी बनती है आपकी कोल की, $230 के FOB कोल पे तकरीबन 23 रुपए पर किलोवाट आवर आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप फर्नेस ऑयल जो इस वक्त आपके पास लोकल मार्केट में कोई 1.25 लाख रुपए पर टन है, वो आपको तकरीबन 31 रुपए पर किलोवाट आवर की आपकी कॉस्ट पड़ेगी। और इसी तरह RLNG अगर आप इम्पोर्टेड पैरिटी ना देखें और अगर आप सिर्फ $40 पर MMBTU की प्राइस देखें जो जा चुकी है, तो वो तकरीबन 55 रुपए पर किलोवाट आवर। इवन दो वी आर नॉट इम्पोर्टिंग RLNG एट $40, जो लेटेस्ट हमने देखा था ओगरा ने, तो तकरीबन PLL का जो रेट था वो $15 पर MMBTU था, जो कि तकरीबन 20 रुपए के आसपास आपकी वैसी कीमत बन जाती है, जो कि आपकी ग्रेड रेट से थोड़ा हायर साइड पे है। अब जो हमने बात की जैसे कि पाकिस्तान में इस तरह के एनर्जी क्राइसिस आ रहे कि नहीं आ रहा, जिस तरह का हमने चाइना या इंडिया में मर्ज होते हुए देखा है। लेकिन चाइना और इंडिया में अक्रॉस जो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आपको नज़र में आ सकता है, वो इस वजह से आ सकता है बिकॉज उनके 2/3 जो है वो थर्मल IPP है। मतलब अगर आप इंडिया का देखें, उसका 65% जो है एनर्जी मिक्स वो कोल से आता है, और पाकिस्तान का 20%। इसी तरह 60% चाइना में। तो कोल की वजह से जो हुआ ये है कि जो जितनी भी थर्मल IPPs थी उनका एक बेस लोड टैरिफ होता है, और कोल की इस लेवल्स पे $230 पे जाने पे
effectively वो it renders them to be unviable for business. बट पाकिस्तान में जो है इसका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आउटेजेस हम देख सकते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में। अगर ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस इसी जो है लेवल पे रह जाती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गैस, तो हाल ही में हमने देखा है कि जब गवर्नमेंट ने बिड किया और उसको वहाँ से ऑफर नहीं मिली, बिकॉज जो PLL है वो उसकी जो बिड रेट है वो ऑब्वियसली $40 पर MMBTU या $36 पर MMBTU पे नहीं थे, और जिस रेट पे वो इंपोर्ट करना चाहते थे उस रेट पे कोई सेलर उनको आके कोई ऑफर दे के नहीं गया। तो अब बात ये खड़ी होती है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए है अगर हमारे पास इस तरह की गैस शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि विंटर के अंदर ये गैस की डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए था पहले से, ताकि इस चीज़ के ऊपर हम जो है काफ़ी अबूर हासिल कर सकें और इस तरह की आउटेजेस से बच सकें। बिकॉज अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहीं तो डोमेस्टिक साइड पर आपको एनर्जी आउटेजेस ज़रूर दिखेंगी, जहाँ पर आपको हाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो है आपको इफेक्टिवली लोड शेडिंग का सामना देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो उसके लिए एक मैं एक चाहूँगा बिल्कुल कि आप थोड़ा सा जी इसी पॉइंट को फर्दर एलाबरेट करें। जी ये वर्ड ऑन द स्ट्रीट बना हुआ है कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, और यू एग्री विद दैट? जी मैं काफ़ी एग्री करता हूँ। इनफैक्ट व्हाट व्हेन इज़ आई द कीप रीज़न ऑन मीटिंग अ लॉट ऑफ व्हाई वुड यू एग्री टू जी दैट? देखें, इस वक्त जो है ना आप जो है इफेक्टिवली एक हद तक गैस आपकी जो है वो फराहम करती है आपकी इंडस्ट्री को, ओके। और उसमें आपके इंडस्ट्रियल यूजर्स गैस के बहुत सारे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं, और उसके अलावा आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी हैं। ओके। जब ये सर्दियों का वक्त आता है तो हमारे पास वैसी गैस की थोड़ी बहुत कमी होती है और हाइडल जनरेशन वैसे ही नहीं है। अगर आप इफेक्टिवली अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट्स हैं सेटअप बाय इंडस्ट्रीज, उनके लिए तो वारे में ही नहीं रहेगी कि अगर ओके। वो अभी के फर्नेस ऑयल के ऊपर या अभी के गैस जो है कोल प्राइस के ऊपर वो अपनी कैप्टिव जनरेशन करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे DG खान सीमेंट है, उनके पास जो कोल का कैप्टिव यूनिट है वो अगर $230 का कोल खरीदते हैं तो उस पर नहीं बनाएंगे बिजली, बिकॉज उनको वो बहुत महंगी पड़ेगी और वो रिलाई करने चाहेंगे ग्रिड पे। तो जो कैप्टिव का जो लोड है वो इफेक्टिवली आ सकता है आपकी ग्रिड के ऊपर, ओके। और इवेंचुअली जो गैस बेस्ड पावर जनरेशन है वो एक तरह से शॉर्टेज पड़ जाएगी, बिकॉज वो ज़्यादातर डिमांड इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चाहिए होगी, और गवर्नमेंट स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम वुड नॉट वांट कि हमारे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड प्रोडक्शन। सो इफेक्टिवली दिस एक्चुअली पुट्स अस इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि जहां पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गैस आउटेजेस ना हो, और इस तरह की जो कैपेसिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक साइड पे, वहाँ आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहरान ना देखें। Once again in our थैंक यू। program, thank you for taking out time. Nazreen, it's time for a short break. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की थी वाजिद से। आपने सुना कि एनर्जी के सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैपेसिटी के अब नहीं हैं, बल्कि फ़ाइनेंस और फाइनेंस की मैनेजमेंट और बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ और फोकस के हैं कि किसको कितना काम दिया जाना है, किसको कितना काम नहीं दिया जाना है। इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इनकम टैक्स के कानून में एक छोटी सी तरमीम की गई है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। हम चाहेंगे कि मुजम्मिल पहले उसको एक्सप्लेन करें, और फिर एक और क्रिटिकल इशू है कि बैंक अकाउंट को बगैर FBR के चेयरमैन की परमिशन के फ्रीज़ करने का जो रूल था, प्रोसेस था, उसको बहाल कर दिया गया है। उस पर भी हम मुजम्मिल से राय लेंगे। लेकिन पहले मुजम्मिल, ये जो अमेंडमेंट है इसमें किस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना है?
शुक्रिया सानी साहब। इसमें देखें, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका मतलब अगर हम बैकग्राउंड देख लें कि जो इसका एक तो बहुत ही जल्दी के अंदर ये लाया गया, क्योंकि 2.5 महीने के शॉर्ट पीरियड के अंदर पहले आपका फाइनेंस एक्ट 21 आता है, फिर आप जो है वो 15 सितंबर को जो है वो इसको थर्ड लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह की ऐसी क्या चीज़ें थी कि जो बजट में नहीं आ सकती थी, फाइनेंस एक्ट में नहीं आ सकती थी, जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता था। ठीक है, और बगैर डिस्कशंस के ओवरनाइट जो है वो इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखें, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे मेजर्स लेके आएँ, नए मेजर्स लेके आएँ, लेकिन उन मेजर्स के बारे में क्या कहें कि जो ऑलरेडी आपके लॉ के अंदर अवेलेबल थे। ठीक है, लेकिन अब तक जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाए थे कि भाई 10 शेड्यूल लाए थे, लेकिन आज तक उसकी कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ठीक है, कि जो आपने कहा कि भाई जो टैक्स पेयर्स नहीं है टैक्स नेट में आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप बताएं, तो उस पे कोई डेवलपमेंट। इसी तरह से जो सेक्शन 122A के अंदर आपने कहा कि भाई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के ऊपर बात की कि भाई रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक अर्थमेटिकल एरर्स हो या इस तरह, तो वहाँ पे भी आपके पास प्रोसेस नहीं था। अच्छा, फिर डिसकंटिन्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात करें तो सेक्शन 181AA तो पहले ही था आपके पास कि इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी के ऊपर, तो उस पर हमने क्या डेवलपमेंट की कि हम जो है वो एक नया जो है वो सेक्शन लेके आ गए। तो यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सानी साहब, देखें कि इसके अंदर बट लोगों को जो मसाइल हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेन सिचुएशन है कि Okay. बिजनेसमैन जब भी प्रोजेक्शंस करता है, आपको आइडिया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जब भी अपनी प्रोजेक्शंस करता है, फोरकास्टिंग करता है, तो देखिए उसको सालाना बेसिस पे तो वैसे ही जो है वो टैक्स की लॉस के अमेंडमेंट्स की वजह से चेंज करना पड़ता है। फिर कभी जो है वो शिफ्ट्स होता है कि मैनेजमेंट्स के अंदर चेयरमैन एफबीआर चेंज हो जाते हैं, कभी जो है वो दूसरे आपके जो है वो इशूज़ आ रहे हैं, फिर कोविड की सिचुएशन है, फिर आप बार बार लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो मैं जिस माइंडसेट के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ या मैं जो बिज़नेस करना चाहता हूँ वो मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप अनकम्फर्टेबल करेंगे अपने टैक्स पेयर्स को या अपने बिजनेसमैन को, उतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। अब जो जहाँ तक बट मुजम्मिल, आफ्टर स्टॉप यू है, नंबर्स तो टारगेट अच्छे अच्छे साइन कर रहे हैं ये, और वो मीट भी हो रहे हैं। इकोनॉमी के लिए लोग कहते हैं कि नहीं चल रही, बट ये फिर मीट कैसे हो जाते हैं टारगेट्स? देखिए, इंपोर्ट स्टेज पे अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो जाहिर है कि वहाँ से आप जो है वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लेकिन जो 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 मेन प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो है कि भाई फॉर एग्जांपल अब आप कह रहे हैं कि भाई डिसकंटिन्यूशन ऑफ यूटिलिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, गैस बंद होगा, लेकिन होगा कैसे? ठीक है, मतलब इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी और अब हम जो है वो करने लगे हैं। ठीक है, आप करेंगे कैसे? अच्छा भाई, आपने कर भी दिया तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन वाला जो एलिमेंट है वो तो अभी भी रहेगा, फिर आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट के पास इतनी वर्क फोर्स थी, ठीक है, एक तो पहले हम एक बात जानते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन टैक्स पेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। अब उन्हीं के पास आपने एक नया रोल उन्हें दे दिया, तो वो क्या अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ जो है वो क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? ठीक है, ये इटसेल्फ एक सवाल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद हम वापस से इसको जो है वो रिवर्ट बैक कर लें। अच्छा, इसी तरह से एक और जो डेवलपमेंट हुई वो नादरा के हवाले से कि भाई नादरा जो है वो आपकी इनकम और लाइबिलिटी को एल्गोरिथम्स लगा के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो है वो कंप्यूट करेगा। तो यहाँ एक इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है एफबीआर की अपनी पोजीशन के ऊपर। क्या इससे एफबीआर की अपनी पोजीशन अंडरमाइन नहीं हो जाएगी कि जो एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, ठीक है, तो या तो वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो आपने एक और अथॉरिटी से कहा कि ठीक है भाई आप भी जो है वो इसको असिस्ट करें, और उसका मैकेनिज्म क्या होगा? ठीक है, अगेन इसके बट ऊपर जो है इंफॉर्मेशन भी कंप्रोमाइज तो होगी या नहीं होगी, मेरे एसेट की, मेरी नेटवर्थ की? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो है, अब उसको सिंक करने की बात है। अच्छी बात है कि आप उसे सिंक करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप डेटाबेस ले, लेकिन डाटा लेके करेंगे क्या? जो ऑलरेडी डाटा आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर हम क्या जो है वो काम मुजम्मिल, करें? आई हैव टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उस वो इंफॉर्मेशन मेरी देखता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट नादरा इज़ टू मी इज़ अ थर्ड पार्टी। आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ से भी इंफॉर्मेशन शेयर हुआ करेगी लोगों के साथ। आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाले जो प्रोविजंस हैं वो इसमें ऑलरेडी इंसर्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है कि इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी भी साथ साथ जो है वो नादरा कह देखिए इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन अब वो अपने एल्गोरिथम्स लगा के जो है वो उसको थोड़ा सा एक चैनलाइज करेंगे और एफबीआर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
तो ये तो बात थी एक ये वाली। लेकिन इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आप मतलब एक आई एम श्योर कि इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स भी होती रही हैं कि भाई डिजिटल मीन्स के ऊपर बात हुई कि भाई आपने 15 सितंबर को लेके आए और आपने कहा कि भाई अब कल से जो भी पेमेंट्स होंगी जो 250,000 सिंगल हेड से ज़्यादा अगर होती हैं तो फिर आपने क्या करना है वो जो है वो उससे करना है, आपने डिजिटल मीन से करना है। देखिए क्रॉस चेक से तो ऑलरेडी हो रही थी, ठीक है। Right. अब IBFT की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। क्या हर बैंक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या हर टैक्स पेयर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है? तो अब इसको 1 नवंबर तक स्ट्रेच तो किया है, लेकिन देखें कहाँ तक पॉसिबल है। तो एज कंसल्टेंट तो फिर जाहिर है कि ये बात आती है कि भाई फिर लोग तो सोल प्रोप्राइटरशिप और AOP के ऊपर जाएंगे। जब वहाँ Right. पे इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर लोगों का जो टेंडेंसी है वो शिफ्ट हो जाएगी कि भाई कॉर्पोरेट में SECP से अच्छा है कि हम जो है वो AOP और जो है वो इंडिविजुअल एज सोल प्रोप्राइटरशिप काम करें। तो अगेन ये इटसेल्फ यहाँ पे भी एक जो है वो एक सवाल है। इसी तरह से जो एक और डेवलपमेंट है कि भाई एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पे 5 से 35% रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो लोग अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर सर्विसेज रेंडर करें, अकाउंटेंट्स हो या जो भी दूसरे प्रोफेशनल्स वाले हों और जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहे। अब अगैन ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, आप कह तो रहे हैं ये किया जाएगा, लेकिन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से वो लोगों को फाइंड आउट करेंगे, कैसे मतलब मैकेनिज्म क्या होगा इसका? तो इसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो अब तक हाईलाइट नहीं की गई है कि किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अंडरस्टूड। ये जो एक और बात हो रही है साइड में कि बैंक अकाउंट जो है वो बगैर FBR की चेयरमैन की नॉलेज के, परमिशन के फ्रीज किए जा सकते हैं। इस पे तो ताजिर ब्रादरी इज़ वेरी अनहैप्पी। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हैरेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्रेशर वहीं आके खड़ा हो जाता है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। पहले इसको कहा गया कि नहीं भाई चेयरमैन FBR और जो प्रिंसिपल ऑफिसर या CEO है उसको 24 आवर्स पहले बताया जाएगा, उसकी परमिशन के साथ बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो इसको रिवर्ट बैक कर दिया कि नहीं, इसको विड्रॉ कर लिया। तो अगेन ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा, आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ेगी। ज़ाहिर है कि वो अटैचमेंट से पहले जो है वो आपको कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा, तो उसकी एक कॉस्ट बिजनेसमैन फिर बेयर कर रहा होगा उसको। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि आप जो है वो हैरेसमेंट को रोकना चाहिए और हम अपने शायद टारगेट्स को मीट करने के लिए इस तरह के मेजर्स को ले रहे हैं कि जो और ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट कर सकता है। ओके ग्रेट। मुज़म्मिल, जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस वक्त इकॉनमी की और ये जो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को अब गवर्नमेंट फॉलो करने का सोच रही है, जिसको इनफैक्ट दे रेजिस्टेड फॉर लास्ट 3 years, डू यू थिंक कि दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि जिससे ये टारगेट टैक्स के कलेक्ट हो सकते हैं, और देयर कुड बी अदर वेज एज वेल? देखिए एक तरफ तो अगर हम रिकॉल करें फाइनेंस एक्ट को तो कुछ अच्छे मेजर्स भी लिए गए थे कि जिसमें आपको याद होगा कि एडवांस टैक्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कैश विड्रॉल्स पे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो मतलब जो है ओमिट कर दिया गया, ठीक है। दूसरी तरफ हम यहाँ की बात करते हैं तो हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट जितनी ज़्यादा ज़ाहिर है अगर हम करेंगे तो टैक्स कलेक्शन तो शायद इजी हो जाए, लेकिन उस कंपैरेटिवली जो है वो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। फिर हमें जो है वो जहाँ तक बात है कि किस तरह से रेगुलेट करें, तो वैसे भी चीज़ें जो है वो आप मेजर्स तो ले ही रहे हैं कि रिटेलर्स के लिए पॉस की बात करें, पॉइंट ऑफ सेल की बात करें, फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात करें। तो उस तरह के मेजर्स को लेते हुए यहाँ पे जो है वो टैक्स कलेक्शन को और नए टैक्स पेयर्स के पास जाया जाए कि ना कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जो है वो और ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज करके उससे बाय फोर्स और जो है वो उससे टैक्स कलेक्ट किया जाए। मुज़म्मिल, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मुज़म्मिल हिमानी। ही हैपन्स टू बी अ टैक्स कंसल्टेंट। मुज़म्मिल ने हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट की मौजूदगी में। कवानीन को लागू करने का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किए बगैर अगर आप कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर है कि ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा, और टारगेट्स को हासिल करने के लिए, टैक्स की वसूली के टारगेट्स को हासिल करने के लिए फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाएगा, वो ये है कि इंपोर्ट की हुई अशिया की तादाद ज़्यादा हो, उसका क्वांटम ज़्यादा हो, और उसी के ऊपर आप टैक्स लगाकर अपने टारगेट्स को अचीव करें। हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।